Good morning, everyone. I hope all people are fine. And so let's start our chapter that is Cell, the Unit of Life. So basically, जो ये चैप्टर है इट इज़ वेरी कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर. जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं करते हैं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. सो सबसे पहले यही चैप्टर करा जाता है, क्योंकि इससे हमें जो है बेसिकली आइडिया लग जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने टाइप के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनके अंदर के कंपोनेंट्स हैं और क्या सेल का एक फंक्शन है. ठीक है, तो जिससे बायोलॉजी की जो है फाउंडेशन स्ट्रोंग हो जाती है. सो अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जैसे आप देखें, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ये इसको 5 पॉइंट्स के अंदर ब्रेक कर रही है, जैसे 8.1, 8.2, 8.3. तो आज हम लोग इसके तीन जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे. द फर्स्ट इज व्हाट इज सेल, देन सेल थ्योरी, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल. तो और जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो थोड़े से लंबे टॉपिक हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर्स, उसके सेल का पूरा स्ट्रक्चर, देन यूकैरियोटिक सेल उसकी पूरी ऑर्गेनेलिज, जिसके अंदर हमारा पूरा आ जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद हम लोग उसके अंदर पूरा न्यूक्लियस और एवरीथिंग वी विल कवर इन द यूकैरियोटिक सेल. तो वो टॉपिक थोड़े लंबे हैं. जो आज की क्लास है, जो आज का लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग 8.1, 2 और 3 इन तीनों को कवर करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज सेल. सेल है क्या? अ, इसमें बोले, when you look around you see both living and non-living things. You must have wondered, you asked yourself, what it makes an organism living, or what it is an inanimate things does have which a living thing has. The answer is to the presence of basic unit of life, the cell, in all living organisms. So basically the जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर क्या बोला गया है कि जब हम अपने अराउंड लुक करते हैं, हम लोग बहुत सारी डाइवर्सिटी देख रहे हैं. हम लोग एनिमल्स देख रहे हैं, हम लोग प्लांट्स देख रहे हैं, हम लोग फंगी देख रहे हैं, फिर हम लोग प्रोटिस्टा, मोनेरा, हम इतनी सारी डाइवर्सिटी अपने आसपास देख रहे हैं. फिर हमारे माइंड में एक चीज आती है कि ऑर्गेनिज्म है, वो सरवाइव कर रहा है. लेकिन ये ऑर्गेनिज्म बना किस चीज से? तो जो हमारा आंसर है डेट इज सेल. एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed of cells. ठीक है, and some are composed of single cells, are called unicellular organism, while other like us composed of many cells are known as multicellular organism. ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इट में बी बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स. बट उसके अंदर हम लोग फिर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं. वन इज unicelled organism and second one is multicellular organisms. Unicellular organisms are those organisms which are made up of only one cell. For example, any bacteria, you can say E. coli. E. coli is a unicellular organism. But जो हम हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो ये जस्ट ओवरव्यू था. सो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट. व्हाट इज सेल? इस पैराग्राफ को ध्यान से देखें. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकंड क्या है? परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. इन्होंने बोला है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं. वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनकी लाइफ के, वो खुद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है. हमारी बॉडी में हर जगह डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में न्यूरॉन है, किडनी में नेफ्रॉन है, और हर जगह हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, आई के अंदर हमारे रोड कौन सेल्स हैं. तो हर जगह सेल अलग अलग अपने फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट होते हैं और वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. लेकिन जो बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे वो क्या है? वो एक सिंगल सेल है. उस सिंगल सेल के अंदर डाइजेशन होना है,
उस सिंगल सेल के अंदर ही एक्सक्रीशन होना है और उस सिंगल सेल को ही अपने आप मल्टीप्लाई करना है। तो जितना भी फंक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, वो एक सेल के अंदर ही बना होता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स और इट मे बी प्लांट्स, तो उनको क्या है, अगर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है मल्टी सेलुलर को, तो उनको बेसिकली स्पर्म्स और ओवम की जरूरत पड़ेगी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। अगर उनको सिग्नलिंग पहुंचानी है तो उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैं, तो जो हमारे सिग्नल को क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारा जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन के अंदर जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स का एक अलग काम है, जो हमारा एक्सक्रीशन वाले सिस्टम के अंदर पूरा आ जाता है। डाइजेशन में हमारे अलग सेल्स हैं, आई के अंदर अलग सेल्स हैं, ईयर में अलग सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान में रखें। ओके, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. इसने बोला है कि मान लो कोई भी चीज है जो मतलब जो कंप्लीट सेल की फॉर्म में नहीं है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर कोई चीज है जो लिविंग है लेकिन उसके अंदर सेल ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो इंडिपेंडेंट लीव करेगी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ही है, अगर बैक्टीरिया के अंदर सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते कि ये ऑस्मोरेगुलेशन कर पाएगा, फेगोसाइटोसिस कर पाएगा या कुछ भी कर पाएगा, तो उसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं। किसी भी लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए सेल के पास पूरे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ओके, so the next is Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोन वन ल्यूइनहोइक first saw and describe a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus, the invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of a cell. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लाइव सेल था, लाइव मतलब जीवित जिंदा सेल, उसको किस साइंटिस्ट ने अंडर माइक्रोस्कोप देखा था। एवी ल्यूइनहोइक उसका क्या है, आंसर है। लेकिन जो डेड सेल था, डेड सेल को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था फ्रॉम अ बार्क ऑफ ओक ट्री। ठीक है, जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के अंदर ये लोग क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किस साइंटिस्ट ने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये जो पहली दो लाइंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, जो डिस्कवरीज थी सेल की, ये नहीं कि शुरू में ही सेल की डिस्कवरी बहुत अच्छे से हो गई थी। सबसे पहले क्या था, अब देखो जब हम कोई चीज करना शुरू करते हैं तो हम उसको बहुत ज्यादा एडवांस फॉर्म में नहीं करते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल थिंग होती है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब इन्होंने सेल को देखा था तो वो सेल बड़ा ही नॉर्मल सा सेल था। कैसा, ओ सेल सॉरी माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप में देखा वो एक नॉर्मल सेल दिख रहा था, उसके अंदर बहुत अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिख रही थी, सेल ऑर्गेनेलिज अच्छे से नहीं दिख रही थी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती गई उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई माइक्रोस्कोप्स के अंदर, तो ऐसे ऐसे क्या होता गया, ऐसे ऐसे जो डिस्कवरीज हैं वो और ज्यादा अच्छे से होती गई। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है, इन 1838 Matthias Schilling, an German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of plant. तो 1838 की बात है, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट आए, मैथियस शिल्डिंग। तो उन्होंने क्या किया, वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन किया बहुत सारे प्लांट्स को। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी बहुत सारे सेल से बन के मिले हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया, प्लांट सेल के बारे में उन्होंने बताया। उसी टाइम के एट द सेम टाइम
थियोडोर श्वान 1839 अ जर्मन जूलॉजिस्ट। तो थियोडोर श्वान कौन थे? वो थे एक जर्मन जूलॉजिस्ट। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। तो जो थियोडोर श्वान थे उन्होंने क्या, वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला कि जो एक सेल है, सेल को एक मेम्ब्रेन क्या करती है, एनक्लोज करती है। एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड इसके ऊपर एक पूरी मेम्ब्रेन इसको एनक्लोज कर रही है। तो जो वो मेम्ब्रेन एनक्लोज कर रही है वो एक बहुत थिन मेम्ब्रेन थी। उस थिन मेम्ब्रेन को नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये डिस्कवरी किसने दी थी? ये दी थी थियोडोर श्वान ने, जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि एनिमल सेल की डिस्कवरी थियोडोर श्वान ने दी और बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आप इन दो चीजों को अच्छे से ध्यान में रखें। ओके। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of plant cells। तो एक बात इन्होंने और बताई कि जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो डिस्कवरी थी ये भी थियोडोर श्वान ने दी थी, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर पाए, हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए एनिमल सेल और प्लांट सेल को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो टाइप के सेल्स दे देता हूँ, एक ए सेल है, एक बी सेल है। मैं आपको बताता हूँ कि आप इन दोनों के बीच में मेरे को डिफरेंशिएट करके बताओ कि कौन सा सेल प्लांट सेल है और कौन सा सेल एनिमल सेल है। तो आप जनरली उसके अंदर क्या देखेंगे? आप उसके अंदर देखेंगे जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो प्लांट सेल होगा, जिसके अंदर एब्सेंट होगी वो एनिमल सेल होगा। तो उस टाइम पे ये डिस्कवरी भी उन्होंने दी थी। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। उस टाइम पे एक हाइपोथेसिस दिया गया श्वान के द्वारा कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी आप प्लांट ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, फ्रॉग, ह्यूमन, बफेलो, कुछ भी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या है कि हर चीज मतलब सेल से बनी हुई है या उसके सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। ओके, देन Schilling and Schwann together formulated the cell theory। This line is too much important guys। कि जो सेल थ्योरी थी, जो पूरी सेल थ्योरी थी, वो किसने दी थी? वो शिल्लिन और श्वान ने दी थी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन अस हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। तो उन्होंने क्या किया, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस सेल थ्योरी को प्रपोज किया, लेकिन ये थ्योरी हमें नहीं बता रही थी कि सेल्स आखिर बन कैसे रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोलोगे कि एक सेल है, अब हमें नहीं पता कि ये आगे तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। अब हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इवन ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। वी डोंट नो कि ये सेल्स बन कैसे रहे हैं। उस चीज का उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल से कंपोज्ड है, वो सेल से मिलके बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स आखिर बन कैसे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करते हैं तो तभी भी एक जाइगोट स्टेज बनती है। जाइगोट इज ऑल्सो ए सेल। तो वो भी तो कभी एक सेल है ना। फिर उस एक सेल से देखो ट्रिलियंस ऑफ सेल बन रहे हैं। इनको ये नहीं पता था कि वो सेल बन कहाँ से रहे हैं, मतलब उसके अंदर मैकेनिज्म क्या है सेल का। तो इस थ्योरी को बताया रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यूली सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इन्होंने एक टर्म दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि जितने भी सेल्स हैं वो बन रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ही modified the hypothesis of Schilling and Schwann to give the cell theory a final shape। तो अभी आप देखें, जो रुडोल्फ वर्चो थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि एक सेल से ही दूसरे सेल बन रहे हैं। ये नहीं कि और सेल आसमान से गिर रहे हैं, नहीं।
एक सेल है, जब वो डिवाइड कर रहा है उस डिवाइडेड सेल से ही नए सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। एक सेल है, उससे दो सेल बने, उन दो से चार बने, चार से आठ बने, आठ से 16, 16 से 32। तो ऐसे ही ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते चले जाते हैं। सो ये बात किसने बोली? ये बोली रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट थी उस टाइम पे, एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट बता रही थी कि जितने भी सेल्स हैं वो एक एक ही सेल से जनरेट होते हैं, वो डिवाइड करता है, एंड फर्दर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो पहले जो सेल थ्योरी थी वो सेल थ्योरी दी थी शिल्लिन और श्वान ने एक साथ। लेकिन बाद में इस थ्योरी को जो फाइनल शेप दी थी, वो फाइनल शेप दी थी किसने? रुडोल्फ वर्चो ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो फाइनल शेप थी सेल थ्योरी की, वो किसने दी थी? तो बहुत सारे साइंटिस्ट का, चार साइंटिस्ट का नाम रहता है, शिल्लिन, श्वान, और एक ऑप्शन में रहता है शिल्लिन एंड श्वान बोथ, और एक ऑप्शन रहता है रुडोल्फ वर्चो। तो वो जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर ऑन नेक्स्ट लाइन। सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टुडे। आज हम सेल थ्योरी को क्या पढ़ रहे हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मेरे को बताइए कि सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी है, आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो आप मेरे को दो पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। और जो सेकंड है, वो क्या बन रहे हैं? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आप मेरे को इसमें बता देंगे कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से बने हुए हैं, एंड सेकंड थिंग, जो एक सेल की फॉर्मेशन होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। सो देखो, 8.1 एंड 8.2 आर कवर्ड। तो अभी हमारा लास्ट रहता है, डेट इज 8.3, इट इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम देखेंगे सेल का ओवरव्यू, ना कि इसका बहुत डीप स्ट्रक्चर। इसका इसका सिर्फ ओवरव्यू देखना है ऊपर से। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, आप बस उस बिल्डिंग को बाहर से देख रहे हैं कि ये है क्या, बस उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये यहाँ पे है, इसके अंदर इतने बच्चे हैं, इसके अंदर इतने टीचर्स हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम जो सेल है उसको सिर्फ बाहर से देखेंगे और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजों का पता चलेगा हमें इस पैराग्राफ से। आई होप आपको पहले वाला समझ में आ गया होगा। ओके, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये पैराग्राफ ऐसे दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट इट्स वेरी इजी। लाइन बाय लाइन हम इसको कवर करेंगे। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन अ ओनियन peel or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall in its outer boundary, and just within its cell membrane. इसने बोला है कि देखो, जब भी हम लोगों को लैब्स में सेल वगैरह देखने रहते हैं, तो हम बेसिकली लेते हैं ओनियन पील। जो ओनियन पील होता है, जब हम अनियन को कट करते हैं तो उसके अंदर से एक बहुत थिन मेम्ब्रेन, प्लास्टिक शीट जैसी मेम्ब्रेन आती है, उसको हम स्टेन करके डाइस के साथ माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एग्जामिन करते हैं, तो उससे हमें प्लांट सेल्स दिखते हैं। और जो ह्यूमन का चीक्स होता है, ईयरबड के साथ इधर से कुछ चीक सेल्स कलेक्ट करके उसको फिर जब हम एग्जामिन करते हैं स्लाइड पे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उससे हमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स, जो एनिमल सेल्स हैं, वो दिख जाते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि जब हम किसी भी अनियन सेल को प्लांट के इस प्लांट अनियन सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, तो उसके अंदर हमें एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल नजर आती है। डिस्टिंक्ट सेल वॉल मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नीचे हमारा पूरा सेल का कंपार्टमेंट है, इधर साइटोप्लाज्म है इस हैंड के नीचे। ये मेरा हाथ, ये क्या है? ये हमारी सेल, दिस इज अवर सेल वॉल। तो जो ये हमारी सेल वॉल है, ये इसको क्या कर रही है? ये इस पूरी चीज को कवर कर रही है। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, दिस इज सेल वॉल, इसके नीचे वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके नीचे क्या है? इसके अंदर पूरा जो है कंपार्टमेंट है सेल का, जिसके अंदर हमारी पूरी ऑर्गेनेलीज एनक्लोज्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, whatever the cell organelles are present, and nucleus is also present inside this plasma membrane. Plasma membrane is also known as cell membrane. The cells of human cheek have an outer membrane as the
डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो जो ह्यूमन सेल्स हैं, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स के अंदर क्या है, एनिमल सेल्स के अंदर ये वॉल चली जाती है, ये नहीं होती है, उसमें सिर्फ ये थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हर चीज को सराउंड कर रही है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हमारी सेल वॉल भी आ जाती है, जो हमें क्या देती है, एक डिफरेंशिएट प्रोवाइड करती है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके। इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे देखो, जो हमारा सेल है, सेल पूरा एक सेल है, उसके बीच में इन द सेंटर ऑफ द सेल कुछ हमें मतलब बहुत डेंस कुछ दिखता है। डेंस मतलब, डेंस आप बोल सकते हो, हिंदी में क्या बोलूं डेंस को, मतलब काफी, लाइक आप किसी चीज को स्टेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक धागा है, आपने वो धागा लिया, आपके पास कोई ब्लू कलर का धागा है, तो जब वो आप उसको ऐसे देख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कलर नहीं, वो इवन आपको व्हाइटिश दिखेगा। जब आप बहुत सारे धागे को ऐसे रोल कर दोगे तो वो आपको एक डेंस स्ट्रक्चर दिखता है, उसका कलर आपको अपीयर होता है आफ्टर स्टेनिंग। ठीक है, तो एक डेंस स्ट्रक्चर हम लोगों को बीच में नजर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। This nucleus contains the chromosome which in turn contain the genetic material. ठीक है, डीएनए। तो जो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम किस चीज से मिलके बने होते हैं, डीएनए से। तो जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो सारा कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड है, वो सब हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो डीएनए है। Okay, move on the next line. Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack membrane-bound nucleus are known as prokaryotic cells. ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना। कैरियोन, जो कैरियोन होता है, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। प्रो प्लस कैरियोन इज इक्वल टू प्रोकैरियोटिक। मतलब कि एक ऐसा न्यूक्लियस जो मतलब बहुत प्रिमिटिव टाइप है, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और जो हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और जो उस न्यूक्लियस को जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जिसको मेम्ब्रेन बाउंड नहीं कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. देखो, ये हमारा एक पूरा सेल है, ठीक है, ये एक राउंड एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट है एक एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है। जो वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसके अंदर ही हमारी क्या प्रेजेंट है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, ईआर, वैक्यूल, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो जितना भी हमारा काम हो रहा है, जितनी भी चीजें हो रही है, कोई भी फॉर्मेशन हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन, एमआरएनए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, जितना भी काम चल रहा है, वो सभी इस एरिया के अंदर ही चलता है। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट सेल्स एंड इन बोथ एनिमल सेल्स। तो जितने भी प्लांट सेल्स हैं और जितने भी एनिमल सेल्स हैं, उसके अंदर जो मेन एरिया है, किस चीज का, main area for all cellular activities is our साइटोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, इंक्लूडिंग नीट एग्जाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो जो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अक्कर इन इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो अब मान लो कोई किसी चीज को लिविंग रहना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए हम लोगों को खाना भी पड़ेगा, हम लोगों को एक्सरसाइज भी करनी है, हम लोगों को रनिंग भी करनी है।
हम लोगों को बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज करनी है, तो उसी तरह से जब सेल है, अगर सेल को भी जिंदा रहना है तो उसको भी बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो सब इसी कंपार्टमेंट के अंदर हो रही हैं, जो क्या कर रही हैं, किसी भी सेल को लिविंग स्टेट में क्या रखती हैं, बना के रखती हैं। ओके। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles, like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles. इन्होंने क्या बोला है? अभी हमने बोला है कि जो सेल है, सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है? सेल के बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, लेकिन इस न्यूक्लियस के आसपास भी तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। जैसे हमारे पूरे सेल कंपार्टमेंट को एक मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है हमारे पूरे सेल को। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, विच आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड। कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। उन सेल ऑर्गेनेलीज के नाम क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, लाइसोसोम्स। तो बहुत सारी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एक तो उनके अंदर वैसे ही वो प्रोकैरियोटिक क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है, जो न्यूक्लियस को बाउंड कर रही है। सेकेंड थिंग प्रोकैरियोट्स की क्या है, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। तो ये बात ध्यान में रखें। एंड अब हम ये पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। उस सेल ऑर्गेनेली का नाम है राइबोसोम्स। ना उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और वो दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक एंड बी प्रोकैरियोटिक, दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और उसको कोई मेम्ब्रेन एनक्लोज भी नहीं कर रही है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? Within the cell, ribosomes are found only in the cytoplasm, but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. देखो, ये पैराग्राफ बेसिकली क्या बोल रहे हैं? ये सिर्फ राइबोसोम्स के बारे में बोल रहे हैं। पहली बात, राइबोसोम्स क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक है। दूसरी बात, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है। तीसरी बात, जो राइबोसोम्स है वो हमारी दो सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी प्रेजेंट है। एक सेल ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये दोनों जगह प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है। और जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारे न्यूक्लियस के साथ अटैच रहती है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ये राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है, विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम वाला। पहली बात, नॉन मेम्ब्रेन है। दूसरी बात, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके अंदर दो ऑर्गेनेलीज के अंदर ये प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों जगह ही प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस के ऊपर भी जो हमारे राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट है, एंड दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। Okay, let's move on the next line. Animal cell contain another non-membrane bound organelles called centrosome, which help in cell division. This line is टू मच इम्पोर्टेंट। ये लाइन तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, एक ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है।
तो वो जो ऑर्गेनेली है वो सिर्फ एनिमल सेल्स के प्रेजेंट है के अंदर प्रेजेंट है, उसका नाम है सेंट्रोसोम। और जो सेंट्रोसोम क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। जब ये एक सेल है, इस सेल से दो सेल बनेंगे, तो जब ये दो सेल बन रही हैं तो कौन सी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर हेल्प कर रही है, उसका नाम है सेंट्रोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम है और जो ये सेल डिवीजन है, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसकी पूरी डिटेल आएगी और वहां पर हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ओके। ओके, और हम लोग सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे होंगे। Cell differ greatly in size, shape, and activities. For example, mycoplasma, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length, while bacteria कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे सेल्स हैं वो बहुत सारी डिफरेंट शेप और साइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट सेल हम लोग कंसीडर करते हैं, उसका साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है। लेकिन अगर हम लोग बैक्टीरियल सेल की बात करें तो जो बैक्टीरियल सेल है उसकी जो अमाउंट है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है। ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो आप लोग ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच क्या है, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, उस बर्ड का जो एग है, वो एग एक सबसे बड़ा क्या है, वो सबसे बड़ा एक सेल है, वो है ऑस्ट्रिच का एग, सिंगल सेल। Among multicellular organism, human red blood cells are about 7.0 micrometer और nerve cells are some of the longest cells। ठीक है। हम्म। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter and nerve cells are the some of the longest cells। देखो जो ये nerve cells है ये क्या है, ये सबसे longest cells है। और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ये देखो, जो हमारी आरबीसी जो हमारी आरबीसी है, इनका कितना सरफेस है, ओ सॉरी, इनकी लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है इनका, इनका है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर इनका प्रेजेंट। और यहाँ पे आप और भी सेल्स देख पा रहे हैं, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल, दीज आर कोल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स विच आर लॉन्ग सेल्स। ओके। जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या बोल रही है, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, दे मे बी डिस्क लाइक, पोलीगोनल, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular shapes. The shape of cell may vary with their function they perform। ठीक है। देखो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी शेप अलग है। व्हाइट ब्लड सेल की अमीबोइड शेप होती है, मतलब बहुत इरेगुलर शेप होती है। ये कोल्यूमनर एपिथेलियम के सेल्स हैं, देखो जो कितने लंबे सेल्स हैं, जो थोड़े लॉन्ग हैं। ठीक है। और जो हमारा नर्व सेल है, ये देखो कितना सारा ब्रांच्ड इसके अंदर स्ट्रक्चर्स है, डेंड्राइट्स इसके अंदर निकली हुई है। ये जो है हमारा, ये ब्रांच्ड है। ये ट्रैकियड है। ट्रैकियड ये एलिमेंट होता है हमारे प्लांट सेल्स के अंदर, जो क्या है, इलोंगेटेड है। मीजोफिल सेल्स क्या है, मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड जो आप इसको देख रहे हो, ये राउंड और ओवल कलर, राउंड है और ओवल है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए दे अपीयर ग्रीन इन कलर। तो इसकी जो लास्ट लाइन है ये आपको ध्यान से देखनी है, दस, इसको ध्यान से समझो लास्ट लाइन को, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद देयर फंक्शन दे परफॉर्म। इन्होंने बोला है कि जो सेल्स है, जो सेल है वो, उनकी शेप अलग अलग होती है जहां पे उनको जैसा फंक्शन परफॉर्म करना था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब घर पे होते हैं तो हम बहुत फॉर्मली हम लोग नहीं रहते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे होते हैं। तो तो वहां पर जो है हम लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से हम लोग रह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपके स्कूल में हो, वहां पे आप अलग तरीके से रह रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, वहां पे आप थोड़े और डिफरेंट तरह से रह रहे हो। तो सेम जो है सेल का फंक्शन है, जहां जहां वो जाएगा उसको जैसा काम करना होगा वो उस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे बाई कनकेव शेप के होते हैं। बाई कनकेव कैसी होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी क्ले लो, आप उस क्ले का गोल गोल एक राउंड स्ट्रक्चर बनाओ और आप उसको बीच से प्रेस कर दो,
ऊपर और नीचे वो बीच से प्रेस हो जाएगा, उसको बोलते हैं बाइकनकेव। वो तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाइकनकेव शेप के होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे इर्रेगुलर शेप के होते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं। ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं क्योंकि इनको बहुत सारे बैक्टीरिया को खत्म करना होता है, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। जो हमारा न्यूरॉन का सेल्स है, ये देखो ये कितना ब्रांच्ड और लॉन्ग है। अगर ये ब्रांच और लॉन्ग नहीं होगा जो हमारा नर्व सेल है, तो सिग्नल को ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए ये सेल क्या है, ये काफी बड़ा है और साथ में ये क्या है, ब्रांच्ड भी है। तो सेल हर जगह अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर और शेप में प्रेजेंट है उसको, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी में हमारा इतना ही दिया हुआ है जो ये टॉपिक है। अब मैं आपको इस टॉपिक के कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा सेल है। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, दिस इज सेल। ये जो आप सबसे बाहर की साइड ये देख रहे हैं जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, बाउंड कर रही है। ठीक है, तो अंदर क्या है, हमारे डीएनए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस के साथ साथ में। ये जो आप येलो कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर देखो ये क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, राइबोसोम हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। फिर आप इधर ये जो रेड कलर में ऑर्गेनेलिस देख रहे हो, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसी तरह से देखो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल। तो जो हमारी ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जितना भी कंपार्टमेंट है, ये सारा हमारा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके क्या कर रही हैं, अपना वर्क परफॉर्म कर रही हैं, एक सेल को जिंदा रखने के लिए और सेल के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ठीक है, तो ये मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज का। और बीच में न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है, एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, ओके, दिस इज बेसिकली ए प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर अभी खैर हमने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका जो साइज है जनरली 0.1 to 10 माइक्रोमीटर दे रखा है, बट आप इसको एनसीईआरटी वाले डाटा से ही कोरिलेट करें। तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर डीएनए प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये फ्लैजिला यहाँ से निकल रहा है। तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर है, ये देखिए सबसे बाहर क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारी सभी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हमारी सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, आप इसमें गोल्जी अपैरेटस देख रहे हैं, vacuoles, centrosomes, centrioles, microtubules, microfibers, everything is present in this cytoplasm। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये जो ग्रीन कलर की आप मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो आप ये पर्पल कलर का देख रहे हो, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दीज आर राइबोसोम्स। एंड जो ये ब्लू कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और देखो इसके ऊपर आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये हमारे राइबोसोम्स हैं, जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। एज मच एज एक्सप्लेन मैंने इसको किया है, तो ये इजी वे में ही किया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
ओके, सो आप देखें, ये एक बहुत इजी सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसने क्या दिया था, ताकि आपके माइंड में एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे ये रहे। ठीक है, सो दिस इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले आप देखें रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1655 में ऑब्जर्व किया था कोर्क को। कोर्क को उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंडर। ये उस टाइम बहुत प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे। और रॉबर्ट हुक को क्या दिखा था, एक डेड सेल दिखा था। ठीक है, फिर एवी ल्यूनोइक ने क्या देखा था, तो उन्होंने देखा था एक लाइव सेल को। उसके बाद साइंटिस्ट आए मैथियस शिल्डन, जो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। उसके बाद थियोडोर श्वान आए थे, ये 1838 में आए थे, ये 1839 में इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। डिस्कवर्ड दैट एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए, एनिमल सेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, ये थ्योरी दी थी थियोडोर श्वान साइंटिस्ट ने। उसके बाद रुडोल्फ सर आए थे, इन्होंने दिया था स्टेटेड लिविंग सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल। जैसे ये हमारा एक लिविंग सेल है, जब ये डिवाइड करता है तो सेल इससे ही फॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि सेल्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो लास्ट में रुडोल्फ वर्चो की जो हाइपोथेसिस थी, उन्होंने बताया था कि ये कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है सेल्स की। तो जो सेल्स हैं वो एक सेल से ही फॉर्म होके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक स्लाइड है जिसके अंदर ह्यूमन सेल्स को शो किया गया है। दीज आर रेड ब्लड सेल्स, दीज आर कार्डियक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर हार्ट, दीज आर इंटेस्टिनल सेल्स, दिस इज अ स्पर्म सेल, this is egg cell, these are kidney cells, these are smooth muscle cells, bone cell, and this is osteocyte cell, this is also part of bone, and skeletal muscle cells, these are skin cells, this is nerve cell, and this is neuron cell. सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। हमने आज का जितना भी टॉपिक किया है, अगर कोई बहुत जीरो से भी अगर कोई स्टार्ट कर रहा होगा तो उसको आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आएगी। आज हमें जितना कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, अ, उसको आप रिवाइज करें, अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें, और जितनी भी मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली है आप उनको बार बार पढ़ें, आप उनको हाईलाइट करें, उससे जो है इजीली आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। सो आज हम इतना ही रखते हैं। सो थॉट ऑफ द डे इज ओके, एमसीक्यू। सो दीज आर सम एमसीक्यूज फॉर दिस यूनिट। देखो सबसे पहले क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ only independent existence, only performing essential functions, independent existent and perform essential functions. So option C is correct. Third, who first observe or describe a live cell? जिंदा cell किसने देखा था? A.V. Leeuwenhoek ने. So B option is correct. The fourth one is the discovery of the nucleus was made by. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? हमने पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउन ने। सो सी ऑप्शन इज राइट। सेल थ्योरी जॉइंटली प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? शिल्डिन एंड श्वान, तो इसका भी सी ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ वर्चो, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम सेल ऑर्गेनेलिज, साइटोप्लाज्म, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल्स की फॉर्मेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी? तो मॉडर्न सेल थ्योरी का क्या पार्ट नहीं है? All living organisms are composed of cells. Cells arise from pre-existing cells. All cells have a cell wall. Cell wall are product of cells. नहीं, सभी cells के अंदर cell wall present नहीं होती है। अब एनिमल सेल्स के अंदर थोड़ी ना प्रेजेंट होती है, तो तीसरे वाली जो है वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, और तीसरा ही आपका राइट ऑप्शन होगा। सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मल्टीसेलुलर सेल्स की कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। थर्ड इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, और देखो लास्ट है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। नहीं, देखो यूकैरियोट इसने बोल दिया तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं आएगा, सो सी ऑप्शन इज राइट। नाइन्थ, विच ऑर्गेनेल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल?
सो इजी आंसर है इसका। आंसर राइबोसोम है, जो कि मैंने बताया है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एज वेल। आई गेस ये क्वेश्चन हो रहा है। ओके, आंसर की भी है इसके साथ में। द सेंट्रोसोम important फॉर सेल डिवीजन इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स ओनली, नहीं ना प्रोकैरियोट सेल, एनिमल सेल। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रोसोम है वो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारा किस चीज में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। सो आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना, मैंने उसके ये क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इन क्वेश्चंस को और उस थ्योरी को अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। ओके ओके, तो हम लोग अपना कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। देखिए, when you wish good for others, good things come back to you. This is the law of nature. आप कहीं पर भी रह रही हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें। दू, दूसरों के लिए आप अच्छा सोचेंगे तो इवन नेचर के अंदर ये लॉ है नेचर का, तो आपको भी अच्छी चीजें मिलेंगी अगर आप कुछ भी अच्छा सोचेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचिए। तो ये नेचर का लॉ है, आपको भी अच्छी चीजें मिलेंगी। एंड या वी कंक्लूड दिस लेक्चर ओवर हियर। आप अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। एंड या थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अब इसको अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।